आज हम लोग मराठा साम्राज्य पर चर्चा करेंगे, अच्छे से डिटेल में से पढ़ेंगे। यूपी पीसीएस, आरओ, समीक्षा इत्यादि के लिए जो बैच में इतिहास की श्रृंखला चल रही थी, आज आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद, मतलब मैसूर को पढ़ने के बाद आज हम लोग मराठा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मराठा साम्राज्य को बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे, हालांकि थोड़ा सा ये लंबा चैप्टर होगा। आंग्ल मैसूर युद्ध तो इसमें हमें नहीं मिलने, आंग्ल मराठा युद्ध तो इसमें नहीं मिलेगा। इसमें हम लोग मराठों के उदय के बारे में चर्चा करेंगे और शिवाजी के बारे में जान लेंगे कि शिवाजी ने अपनी राजनीतिक पैठ कैसे स्थापित की, कैसे इन्होंने औरंगजेब को हराया। अब समझते हैं यहाँ पे हराने का तात्पर्य इस चीज से आप समझेगा कि ये औरंगजेब को कुछ युद्धों में हराए थे, जो छोटे मोटे युद्ध थे। ऐसा नहीं था कि इन्होंने पूरा हरा दिया था, लेकिन हाँ, जैसे हाथी के सूंड में जब चींटी चली जाती है ना, तो उसे परेशान और हताश कर देती है, सेम वही काम किया था। हाथियों की सेना, औरंगजेब की सेना हाथी के समान थी और इनकी सेना चींटी के समान थी, बहुत छोटी सेना थी। उसके बावजूद छापामार की जो युद्ध प्रणाली थी, गुरिल्ला युद्ध प्रणाली थी, इन सारी प्रणालियों के साथ इन्होंने अपनी सेना का नेतृत्व किया और औरंगजेब को कई जगहों पर धूल चटाई। अब इनके बारे में पहले कुछ विशेष बातें, स्पेशल इनसे जो प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, उनको हम यहाँ पर समझेंगे। इसके बाद इनके राजनीतिक क्रम को हम लोग समझेंगे। पहले शिवाजी के बारे में जान लेते हैं। इनका जन्म 1627 में हुआ और मृत्यु इनकी 1640 में हुई। बात समझ में आ रही है। मराठा साम्राज्य के आन बान शान कहे जाते हैं शिवाजी शाहजी भोसले। ठीक है, शिवाजी शाहजी भोसले को मराठाओं का आन बान शान कहा जाता था। ये लोग भगवान की पूजा कम और शिवाजी की पूजा ज्यादा किया करते थे उस समय। एक प्रकार से कहें ना, तो इन्होंने स्वराज्य की मांग की थी उस समय कि हमारे देश में मुगल कैसे आके शासन कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते हैं। इस चीज का शुरुआत की थी शिवाजी भोसले ने। मराठाओं के गुरु भी हैं एक प्रकार से ना, मराठाओं के भगवान के भी रूप में जाने जाते हैं। इनसे पहले, शिवाजी के पहले मराठाओं की कहीं चर्चा ही नहीं होती है। आप जानेंगे कि अगर आप प्राचीन इतिहास में पढ़ें, मध्यकालीन इतिहास में पढ़ें, तो मराठाओं का नाम कहीं हुआ है, बहुत कम हुआ है, न के बराबर हुआ है। लेकिन जब आधुनिक काल में आते हैं हम लोग, तो जैसे ही शिवाजी 1627 में इनका जन्म होता है, इनके जन्म होने से ही मराठाओं के पराक्रम की शुरुआत हो जाती है। यहीं से मराठा शक्ति का उदय होता है और मराठा भारत में ही नहीं, बल्कि अब्दाली जो ईरान से आया था, उससे भी लड़ाई करने के लिए वो पानीपत जाते हैं। यहाँ तक कि अंग्रेजों को भी इन्होंने नाकों तले चने चबवा दिए थे। शुरुआत में अंग्रेजों की हिम्मत नहीं थी कि पश्चिम से भारत में प्रवेश करें। मैंने यूरोपीय के आगमन में पढ़ाया है आपको कि पश्चिम में जोशीले मराठों का ऐसा प्रभुत्व था कि कहें तो अंग्रेजों की हिम्मत नहीं पड़ती थी कि इनके सामने जाएं और आसानी से युद्ध कर ले या इनसे किसी चीज की मांग कर ले। हालांकि जब पानीपत का युद्ध 61 में समाप्त हुआ, तो ये थोड़े से कमजोर हुए मराठे। उसके बाद से फिर अंग्रेजों ने वहां पर घुसपैठ करना प्रारंभ की। वो तो खैर अलग चीजें से पढ़ चुके हैं। आज हमारा मुद्दा है मराठा साम्राज्य। मैं आपको बताता हूँ, आज हमारा मुद्दा है मराठा साम्राज्य। मराठा साम्राज्य समझिएगा कि शिवाजी का जन्म 1627 में हुआ था और जिस जगह हुआ था उस जगह का नाम क्या था? शिवनेर। यहाँ से धुआंधार ऑब्जेक्टिव बनते हैं ना, गजब के ऑब्जेक्टिव बनते हैं। क्योंकि मराठा साम्राज्य से जो प्रश्न पूछे जाते हैं, तो सामान्य जो छोटे एग्जाम है खास तौर पर, उनमें तो शिवाजी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछ देता। जन्म कहाँ हुआ, स्थान क्या था, पिता क्या कौन थे, माता कौन थी, गुरु कौन थे, आध्यात्मिक गुरु कौन थे, पत्नी कौन थी, इन सारी चीजों पर प्रश्न बनते हैं। पहले इनके बेसिक्स को समझ जाते हैं, फिर आगे के हम कंसेप्ट को अच्छे से समझेंगे। ध्यान दीजिए, इनका जन्म 1627 ईस्वी में हुआ था और किस जगह पे हुआ था? तो शिवनेर हुआ था। ये फैक्ट है, आपको याद होने चाहिए। शिवाजी का जन्म 1627 में हुआ और कहाँ हुआ? तो शिवनेर में हुआ। इनके जो पिताजी थे, उनका नाम था शाहजी भोसले। आप याद रखेंगे, पिताजी का नाम था शाहजी भोसले। मराठाओं में जो पिता होते, मतलब जो आदमी होता है, उसके नाम के बाद उसके पिताजी का भी नाम लगाया जाता है। एक प्रकार का रीति रिवाज है। तो इसीलिए आप जानते हैं शिवाजी को शिवाजी शाहजी भोसले कहा जाता था। तो शाहजी भोसले कौन थे? इनके पिताजी थे। तो पिता का नाम शाहजी भोसले। और मैं बता दूं तो ये एक प्रकार के सूबेदार थे। ये भी एक अच्छे खासे सैनिक थे। सूबेदार का मतलब आप कहते कैप्टन, एक हिसाब से सूबेदार को हम कैप्टन कह सकते हैं। तो
एक छोटी सी सेना की टुकड़ी के ये कैप्टन थे। माता जी का नाम था जीजाबाई, याद रखिएगा। शिवाजी के माता जी का नाम था जीजाबाई, पिताजी का नाम शाहजी भोसले। संरक्षक की हम बात करते हैं तो उनका नाम था दादा कोंडदेव। दादा कोंडदेव से प्रश्न पूछता है कि इनके अंदर स्वराज की जो भूख थी उसको किसने पैदा किया, तो संरक्षक जो इनके थे दादाजी कोंडदेव ने पैदा किया। इनके ये राजनीतिक गुरु कहलाते हैं। राजनीतिक गुरु का मतलब यह है कि इन जो राजनीति थी, राजनीति का मतलब आज की राजनीति की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, उस समय की जो राजनीति थी, युद्ध कला थी और स्ट्रैटेजी कैसे बनानी है, ठीक है, इन सारी चीजों का शिक्षण दीक्षण इन्होंने दादाजी कोंडदेव से ही लिया था। इसीलिए दादाजी कोंडदेव को शिवाजी का राजनीतिक गुरु और संरक्षक भी कहा जाता है। आध्यात्मिक गुरु की बात करते हैं, धर्म की शिक्षा इन्होंने कहा जी। आपको पता होगा कि शिवाजी का जो राज्य था, शिवाजी का जो साम्राज्य था, उसे राम राज्य की संज्ञा दी जाती है। शिवाजी के साम्राज्य को राम राज्य की संज्ञा दी जाती है। पूरे इतिहास में किसी भी राजा के साम्राज्य को राम राज्य की संज्ञा नहीं दी गई जितना कि शिवाजी को दी गई, क्योंकि शिवाजी के जो कर्म थे ऐसे ही थे जैसे श्री राम के कर्म थे। इनमें महिला और पुरुष अगर सही देखें तो इनके शासनकाल में महिलाओं की स्थिति चरम पर हुआ करती थी। किसी की हिम्मत नहीं हुआ करती थी कि महिलाओं के पर कोई किसी प्रकार कोई अत्याचार कर सके। और इनके कुछ ऐसे कार्य भी थे जिससे लोग बड़े प्रसन्न रहते थे। और वहाँ की जो प्रजा थी ना, बहुत अधिक प्रेम करती थी शिवाजी से, ठीक है। और जहाँ की प्रजा राजा से प्रेम करे, आप समझ जाइए कि वहाँ का प्रशासन कितनी अच्छे से चलता होगा। तो शिवाजी के साम्राज्य को रामराज की संज्ञा भी दी गई है। खैर, आध्यात्मिक गुरु मैंने बताया रामदास जी थे, वो आध्यात्मिक गुरु थे। किनके थे? शिवाजी के। धर्म की शिक्षा इन्होंने शिवाजी ने रामदास जी से ली और इनकी 1640 में पहली शादी हुई। कहा जाता है कि इनकी 7 पत्नियां थीं। कितनी पत्नियां थी? 7 पत्नियां थी, ठीक है। तो पत्नी जो इनकी पहली थी उनका नाम था साईबाई। फिर से बताता हूँ, पहली पत्नी साईबाई थी और 1640 ईस्वी में इनसे इनका विवाह हुआ और इनसे जो इनका पुत्र जो पैदा हुआ उनका नाम था संभाजी। क्या नाम था? संभाजी। याद रखिएगा, पत्नी कौन थी? पहली पत्नी थी तो 7 पत्नियां। पहली पत्नी का क्या नाम था? साईबाई। और इनसे जो उनका पुत्र पैदा हुआ उनका नाम था संभाजी। उम्मीद करते हैं ये जो शुरुआत थी शिवाजी के बारे में, शिवाजी के बायोग्राफी जो थी आप यहाँ पे समझ चुके होंगे। अब इनके जो राजनीतिक कालक्रम रहे हैं, राजनीतिक घटनाएं रही हैं, उन पर आज हम चर्चा करेंगे। इसे मिटाते हैं और समझते हैं कि इन्होंने अपनी राजनीतिक स्थिति को कैसे मजबूत किया, इनके अभियान कैसे थे, इनके शुरुआती अभियान क्या क्या थे। कुछ अभियानों की भी चर्चा करेंगे जो महत्वपूर्ण है। इसके बाद फिर हम लोग पेशवाओं पर आ जाएंगे और इनके उत्तराधिकारियों के बारे में जानेंगे। देखिए, 1643 ईस्वी की हम बात करते हैं। 1643 ईस्वी में इन्होंने पहला अभियान इनका था। 1643 में इन्होंने पहला अभियान चलाया और ये बीजापुर के खिलाफ चलाया था। समझने की बात है, शिवाजी ने 1643 ईस्वी में अपना पहला अभियान चलाया और तब बीजापुर के विरुद्ध चलाया। बीजापुर के विरुद्ध इन्होंने चलाया और इस अभियान में खाली हाथ नहीं लौटे और सिंहगढ़ का किला जीत लिया। आज पता नहीं क्या दिक्कत है कि बोलने पे शब्द लड़खड़ा से जा रहे हैं। खैर, बीजापुर के विरुद्ध था और सिंहगढ़ का किला 1643 ईस्वी में शिवाजी ने जीत लिया। और ये इनका यहीं से कहे ना, यहीं से इनकी कुशलता जो थी वो निखरने लगी। लोगों को ये समझ में आने लगा कि नहीं, मराठे भी कुछ कर सकते हैं। अब तक मराठे छोटे छोटे सूबेदार हुआ करते थे, कुछ मुगलों के यहाँ, कुछ छोटे छोटे राजाओं के यहाँ, लेकिन अब इन्हें ये पता चला कि नहीं, अब जो मराठे हैं वो एक साथ आकर के एक नए साम्राज्य का निर्माण कर सकते हैं और मुगलों को चुनौती दे सकते हैं। तो यहाँ पर समझ गए 1643 में शिवाजी का पहला अभियान था बीजापुर के विरुद्ध, जो था सिंहगढ़ किला। उन्होंने सिंहगढ़ किले को यहाँ से जीत लिया। इसके बाद की अगर हम बात करते हैं ना, तो 1654 की बात करते हैं। 1654 में इन्होंने पुरंदर का किला जीत लिया। पुरंदर का किला जीता। रिपीट कीजिएगा,
16 देखिए, जो चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ ना, बार बार रिपीट इसलिए करता हूँ कि शायद आपको याद हो जाएगा यहीं पढ़ते पढ़ते, न दोबारा आपको वीडियो देखनी पड़ेगी और न ही दोबारा आपको ये चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, इसलिए मैं बार बार चीज़ों को रिपीट कर देता हूँ। 1643 में पहला किला, पहला अभियान था इनका, सिंहगढ़ का किला जीता। 1654 में पुरंदर का किला इन जीता, और जीतते जीतते करीब 25-25 किले ये जीत चुके थे। इसके बाद 1659 की बात करते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण घटना घटती है। 1659 में एक थे अफजल खां। अफजल खां ये औरंगजेब के मामा थे भाई, अफजल खां। इन्होंने धोखे से ये सोचा कि क्यों ना ये जो शिवाजी है इनको मार दिया जाए। बड़े परेशान कर रहे थे, कभी गोरिल्ला प्रणाली से, छापामार प्रणालियों से, ठीक है, पूरी तरह से इन्हें क्या कर रहे थे, परेशान कर रहे थे। एक मूवी आई थी तान्हा जी, मूवी क्या थी, तान्हा जी। आप तान्हा जी को देखेंगे तो थोड़ा सा भौकाल जरूर है, लेकिन आप समझ जाएंगे कि छापामार प्रणालियाँ क्या थी, गुरिल्ला युद्ध प्रणालियाँ क्या थी, और ये भी आप समझ जाएंगे कि जो शिवाजी थे ना उनका सम्मान कितना हुआ करता था उसमें, मुगल मराठा साम्राज्य में मराठाओं के द्वारा वो कितने सम्मान प्राप्त करते थे। 1654 में पुरंदर का किला जीता। 1659 अफजल खां को मार दिया। अफजल खां को जो मारा, कहानी छोटी सी सुन लीजिए। अफजल खां आया, संधि के तौर पर आया और इनसे मित्रता करने के बहाने इनसे गले मिला, और जो खंजर था उसे ये भोंकना चाहता था पीठ में। हालांकि ये पहले से इस चीज को समझ चुके थे। ये लोहे की, वो से कहते हैं ना, उसे कहा जाए तो एक प्रकार का बुलेट प्रूफ जैकेट जैसे समय होता है, वैसे एक प्रकार का जैकेट ही पहन के आए, और इन्होंने क्या किया, उल्टे ही इसे ही अफजल खां को मार दिया। जो कि इनसे फिजिकल स्ट्रक्चर में अफजल खां काफी हैवी था, बड़ा लंबा चौड़ा था, लेकिन तब भी इन्होंने इसे हरा दिया। तो ये महत्वपूर्ण कालक्रम है, इसे आप याद रखिएगा। एक दूसरा ध्यान देने वाली बात है, 1664 की मैं बात करता हूँ, 1664 की। 1664 में इन्होंने सूरत को लूटा था। ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इन्होंने क्या किया था, सूरत को लूटा था। और आपको एक चीज रिपीट कराता हूँ कि 1664 में फ्रांसीसियों ने, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, और उस समय बहुत सारे विदेशियों की कंपनीज भी क्या थी, सूरत में आ गई थी, जैसे खासतौर पे ब्रिटेन की। खैर उसे छोड़िए। 1664 में इन्होंने सूरत को जीत लिया। इसके बाद एक पुरंदर की संधि हुई, मैं आपको बताता हूँ। 1665 में, डेट याद रखेंगे, 1665 में एक मिनट पहले इतना मिटा देते हैं ना, इतना मिटाते हैं, इसके बाद लिखते हैं इन सारी चीजों को, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण। देखिए, पहला अभियान आप जरूर याद कीजिएगा, पहला अभियान, लास्ट वाला अभियान मैं बताऊंगा कर्नाटक अभियान, और ये पुरंदर की संधि बहुत महत्वपूर्ण है। पुरंदर की संधि 1665 में हुई थी, ध्यान देने वाली चीज है। 1665 में पुरंदर की संधि हुई, और किसके किसके बीच हुई, तो शिवाजी प्लस जय सिंह, और ये कछवाहा राजा थे। इनके वंश का नाम क्या था, कछवाहा। प्रश्न पूछ देता है। तो औरंगजेब ने कछवाहा राजा जयसिंह से कहा कि आप जाइए शिवाजी पर अटैक कीजिए, शिवाजी पर युद्ध कीजिए। तो ये गए, तो सिचुएशन ऐसी थी, स्थिति वहां पे थी कि अगर शिवाजी से युद्ध करते तो युद्ध हार जाते, इसलिए युद्ध न किया गया, पहले संधि कर ली गई। तो शिवाजी और कछवाहा राजा जय सिंह के बीच पुरंदर की संधि 1665 में हुई। और ये जो संधि हुई ना, इसमें पूरी तरह से हम अगर ये कहें तो जो पावर मराठाओं के पास थी वो छीण होती हुई यहाँ से हल्की फुल्की नजर आई। और 23 किले, मैं ये लिख रहा हूं, 23 किले औरंगजेब मतलब शिवाजी को, औरंगजेब को, मुगलों को देने पड़े। यहां से आपको इसी पे एक पिक्चर है, जब 23 किले उन्हें दिए थे। एक किला कोंढाना, एक किला इन्होंने कोंढाना भी मुगलों को दिया था, और जिस पर तान्हा जी गए थे लड़ाई करने। हालांकि तान्हा जी की मृत्यु हो गई थी, आप जानते हैं, उदयभान वाली कहानी, बड़ी अच्छी मूवी है, देखिएगा। तो पुरंदर की संधि से बात समझ में आ गई। महत्वपूर्ण फैक्ट है, याद रखेंगे, कब होगा, 1665 में हुआ, शिवाजी और जयसिंह जी के बीच हुई, और 23 किले इसमें शिवाजी को, मुगलों को देने पड़े। ये हो गया। इसके बाद देखिए, जब ये संधि हुई थी तो इसी समय 1666 की हम बात कर रहे हैं। 1666 में इस संधि के बाद जो संभाजी थे ना, मैं आपको बता देता हूँ कौन थे भाई, संभाजी।
संभाजी को इन्होंने एक प्रकार का सूबेदार बना दिया। कहाँ का? मुगलों के एक प्रकार से सामंत हो गए, सूबेदार हो गए संभाजी। और 1666 में ये जो शिवाजी थे ये गए, कहाँ गए? तो औरंगजेब से मिलने गए, और धोखे से औरंगजेब ने इनको 1666 ईस्वी में क्या किया? बंदी बना लिया। इसके बाद अपने जन्मदिन पर फल वितरण करने के लिए और मिठाइयाँ वितरण करने के लिए इन्होंने अपना हूबहू एक आदमी को बाहर से बुलाया, और जिस पालकी में सारे सामान आए थे उसी पालकी में अपना भेष बदलकर बाहर निकल गए। तो ये छोटी सी घटना है। औरंगजेब इससे बड़ा प्रभावित, बड़ा कुपित हुआ था। खैर, ये हो गया 1666 में। अब जो एक और महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, देखिए राजा तो ये बहुत पहले से बन गए थे, लेकिन उन्होंने जो अपना राज्याभिषेक कराया था ना, उसको समझते हैं। इन्होंने जब अपना राज्याभिषेक कराया था तो वो 1674 ईस्वी में कराया था। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। राज्याभिषेक कहाँ कराया? 1674 में कराया था। और बनारस के एक पंडित जी थे जिनका नाम था गंगा भट्ट। क्या नाम था? गंगा भट्ट। इन वाराणसी लिख देते हैं हम लोग। तो बनारस के ये थे कौन? गंगा भट्ट। इन्हीं से इन्होंने अपना राज्याभिषेक कराया था, और पूरी तरह से हिंदू रीति रिवाजों के साथ कराया था। जैसे पहले राजा महाराजाओं के राज्याभिषेक हुआ करते थे, वैसे ही शिवाजी ने भी 1674 ईस्वी में गंगा भट्ट के द्वारा, जो बनारस के ब्राह्मण थे, उन्होंने अपना राज्याभिषेक कराया। इसके बाद जो एक लास्ट इनसे महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है उसको समझ लेते हैं। वो बनता है 1678 का, और ये कर्नाटक अभियान था इनका। मैं बताता हूं आपको, कर्नाटक अभियान, ठीक ना? ये कर्नाटक अभियान था। थोड़ा सा ये अभियान है, समझ जाइएगा। कर्नाटक अभियान था, और ये 1678 में कर्नाटक अभियान था, ये इनका अंतिम अभियान साबित हुआ। ठीक ना? ये इनका क्या हो गया? अंतिम अभियान साबित हुआ। इसके बाद 1680 में आप जानते हैं, मैंने शुरू में बता दें, 1680 में इनकी मृत्यु हो गई। जब 1678 में इन्होंने अंतिम अभियान कर्नाटक का अभियान हुआ, तो 1680 से कुछ पहले इनके जो पुत्र थे संभाजी, वो विद्रोह कर दिए थे इनके खिलाफ, और ये बड़ा प्रेम करते थे संभाजी से। तो ये कहें तो एक मानसिक तनाव के कारण शिवाजी की 1680 ईस्वी में मृत्यु हो गई थी। इनकी मृत्यु के बाद मुगलों को ईमानदारी से अगर बात करें तो मराठा साम्राज्य थोड़ा सा डाउन हुआ। उनको जो ग्राफ, जैसे ग्राफ बनता है ना, ऐसे 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 ऐसे, तो इनकी मृत्यु के बाद इनका जो ग्राफ था मराठों का, वो थोड़ा सा डाउन हो गया। हालांकि जब पेशवा आए तो फिर उनका जो मुगलों से भी ये क्या करने, चौथ वसूलने लगे थे, पावर बढ़ गई थी। पेशवा, देखिए एक तो संरक्षक कौन है इनके, संरक्षक कहते हैं, संस्थापक, मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी हो गए। और जब मैं पेशवाओं के बारे में पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा बालाजी विश्वनाथ जो बारे में समझते हैं कि उत्तराधिकारी इनके कौन कौन थे। देखिए शिवाजी आप जानते हैं, तो शिवाजी के बाद इनके दो पुत्र जो थे वो प्रकाशित हुए, प्रकाश में आए, लाइट में आए। एक का जो नाम था, इनका नाम था संभाजी, मैंने आपको बताया था, जो कि वहाँ के सूबेदार बन गए थे, सामंत बन गए थे। और शिवाजी के जो दूसरे पुत्र थे, ये छोटे थे, इनका नाम था राजा राम। बात समझ रहे ना? एक बेटे का नाम संभाजी, एक बेटे का नाम राजा राम। आपको पता होगा कि 1680, अभी मैंने बताया, शिवाजी की मृत्यु हुई, वहां से 89 तक, 9 सालों तक, 1689 तक संभाजी मराठा के शासक बने थे। अब राजा राम की हम बात करते हैं। जो राजा राम थे ना, ये इनके बाद 1689 से लेकर 1700 तक ये गद्दी पर बैठे। ठीक है, संभाजी 1680 से 1689 तक थे, और राजा राम 1689 से लेकर 1700 ईस्वी तक गद्दी पर बैठे। इसके बाद के प्रश्न को समझना है, इसके बाद घटनाएं क्या हुई। देखिए जब शिवाजी की मृत्यु हुई तो उस समय संभाजी वहां मौजूद नहीं थे, राजा राम थे। राजा राम ने अपने आप को शासक घोषित कर लिया। फिर उसके बाद जब संभाजी आए तो छोटी सी लड़ाई हुई। लड़ाई का मतलब ऐसा नहीं कि बहुत जटिल लड़ाई हुई। फिर इन्हें हटाकर संभाजी क्या हुए, गद्दी पर बैठ गए। बड़े थे, पावरफुल भी थे। 1689 से लेके 1680 से लेके 1689 तक संभाजी गद्दी पर बैठे। इनके द्वारा कुछ प्रमुख काम तो नहीं थे, लेकिन एक बात इनसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो पूछता है वो है राजधानी। राजधानी इन्होंने रायगढ़ बनाया था, ध्यान देना है। राजधानी इन्होंने क्या बनाया था, तो रायगढ़। राजधानी इनकी क्या थी, रायगढ़ थी। लेकिन यही राजा राम की राजधानी की बात करते हैं ना,
तो राजा राम जी की जो राजधानी थी वो थी सतारा। आपको मैं बता दूंगा अभी मैप में, ठीक है। राजधानी इनकी रायगढ़, इनकी राजधानी सतारा थी, ठीक। इसके बाद अकबर द्वितीय, एक अकबर नाम का औरंगजेब का बेटा था, समझिएगा। औरंगजेब का एक बेटा था अकबर, वो उससे जो कि मुगलों में आप जानते हैं कि हर शासक का बेटा विद्रोह करता ही करता था, ठीक है। तो संभाजी के साम्राज्य में अकबर जो कि उनका बेटा था, किसका, वो वाला अकबर नहीं बात कर रहे हैं, ये औरंगजेब के बेटे की हम बात करें। उनका एक बेटा था अकबर, वो इनके संरक्षण लेने चला आया। किसका संरक्षण में, संभाजी के। ये बात बहुत बुरी लगी औरंगजेबों को। आप जानते हैं जो भी संरक्षण देता था उनकी मृत्यु करा दी जाती थी। तो 1689 ईस्वी में संभाजी को मृत्यु दंड दे दिया गया, किसके द्वारा, औरंगजेब के द्वारा। इनके बाद जो इनके पुत्र थे, किसके पुत्र, संभाजी के, उनका नाम था साहू। इनके बेटे क्या नाम था, साहू। जब आप पिक्चर देखेंगे ना बाजीराव मस्तानी, तो उसमें साहू जी का चर्चा मिला है, वीडियो में उन्हें दिखाया गया है कि साहू जी भी वहां के शासक थे। खैर आगे मिलेंगे हमसे। अकबर 1689 में इनके 1689 में शिवाजी के द्वारा संभाजी को मृत्युदंड दे दिया गया और इनके जो पुत्र थे साहू, इनको भी क्या किया गया, कैद खाने में डाल दिया गया। इसके बाद राजा राम की हम थोड़ी सी चर्चा कर ले। जब 89 में इनको मृत्युदंड दे दिया गया तो राजा राम ने मराठों का कमान संभाली और 1689 से लेकर 1700 ईस्वी तक ये क्या हुए, गद्दी पर बैठे। हालांकि 1700 में इनकी मृत्यु हो गई और इनकी पत्नी का नाम था ताराबाई। समझ लेते हैं, पत्नी का नाम था ताराबाई। पत्नी इनकी ताराबाई थी और इनका एक अल्पवयस्क पुत्र थे जिसका नाम था शिवाजी द्वितीय। समझिएगा, शिवाजी द्वितीय एक अल्पवयस्क पुत्र थे और कहा जाता है कि उस समय वो मात्र 4 वर्ष के थे और ताराबाई जो थी ना वही एक प्रकार के इनकी संरक्षक थी। तो उस समय मराठों की जो आप कहें तो मराठों को जो देख रेख करने वाले थी वो ताराबाई थी और वो शिवाजी द्वितीय जो कि उनका पुत्र था, किसका, राजा राम और ताराबाई के पुत्र शिवाजी द्वितीय और इनके पुत्र साहू जी। कंफ्यूजन होती है, आप इसे ध्यान देंगे। शिवाजी द्वितीय जो कि राजा राम और ताराबाई के पुत्र थे वो मात्र 4 वर्ष के थे, इसलिए उन्हें गद्दी नहीं दी गई और ताराबाई क्या करने लगी, साम्राज्य को ये चलाने लगी। तो यहाँ पे अब आप समझ गए होंगे ये चीजें क्या हो गई। इसके बाद की हम चर्चा करते हैं 1760 की। अब हम बात, जब 1760 में बहादुर शाह राजा बनता है, मुगलों का राजा बनता है, तो उसने क्या किया कि ये जो साहू जी थे ना जिन्हें कैद कर लिया गया था, इसे बहादुर शाह ने आजाद कर दिया। उन्होंने आजाद कर दिया। जब ये लौट कर आए तो इन्होंने देखा कि उस समय सतारा वाले क्षेत्र में, ठीक है, सतारा और रायगढ़ दोनों का क्षेत्र अब चूंकि एक प्रकार से जब इनकी मृत्यु हो गई तो इन्होंने राजधानी तो बनाया रायगढ़ और इन्होंने राजधानी बनाई सतारा। तो इनकी मृत्यु के बाद राजगढ़ बहुत बड़ा एरिया नहीं बन सका और सतारा पूरी तरह से आप कहें कि एक जंक्शन के रूप में तैयार हो गया। जब साहू जी आए तो उन्होंने देखा कि राजा राम की पत्नी ताराबाई, आप कहे तो इनकी चाची जी, वो वहां के संरक्षक थी और शिवाजी द्वितीय जो कि ताराबाई के बेटे थे वो एक प्रकार से गद्दी पर बैठे हुए थे। हालांकि पूरा काम ताराबाई करती थी। एक छोटा सा युद्ध लड़ा गया साहू जी और ताराबाई के बीच में, जिस युद्ध का नाम है खेड़ा का युद्ध। याद रख लेंगे, खेड़ा का युद्ध। ये कब लड़ा गया था, तो ये 1707 में लड़ा गया था। फिर से बताते हैं, खेड़ा का युद्ध 1707 में लड़ा गया और यही युद्ध साहू और शिवाजी द्वितीय भी आप कह सकते हैं, या शाहू और ताराबाई के बीच लड़ा गया। फिर से लिख देते हैं यहाँ पे हम, देखिए, शाहू वीएस ताराबाई, ठीक है। साहू और ताराबाई के बीच खेड़ा का युद्ध लड़ा गया जिसमें ताराबाई की पराजय हुई और जो साहू थे ना ये क्या हो गए, जीत गए और अब इन्होंने जो ये सतारा का एरिया था इस पर कब्जा कर लिया। देखिए, इसके बाद ये जब हार गए तो फिर ताराबाई जो थी ये अपने बेटे के साथ कोल्हापुर क्षेत्र में चली गई और वहां पर इन्होंने, चूंकि भाई देखिए राजधानी नहीं छोड़ना पड़ा अपनी राजधानी, फिर भी पूरी मराठा शक्ति से ये बाहर नहीं हो पाई, शक्तियां इनके पास कुछ थी और वो कोल्हापुर के एरिया में चली गई। जैसे देखिए, जो सतारा का एरिया था, मराठा साम्राज्य अब 2 भागों में बट गया,
सतारा, सतारा क्षेत्र और कोल्हापुर, ठीक है, ये दूसरा एरिया बन गया कोल्हापुर, जो खेल कूद का बहुत बड़ा जंक्शन है महाराष्ट्र में। तो अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मराठा साम्राज्य। देखिए अब यहाँ से मराठा साम्राज्य जो था वो दो भागों में टूटा, एक एरिया सतारा का एरिया हो गया, ठीक है, दूसरा एरिया कोल्हापुर का एरिया हो गया। सतारा के एरिया में साहू जी शासन करने लगे, साहू जी शासन करने लगे, और ये कब से शासन करना स्टार्ट कर दिए? तो ये 1707 से लेके लिख देता हूँ 49 तक, 1707 से स्टार्ट करना शासन प्रारंभ किए। और कोल्हापुर के क्षेत्र में शिवाजी द्वितीय के नेतृत्व में राज्य चलने लगा, शिवाजी द्वितीय के रूप में कोल्हापुर के एरिया में राज्य चलने लगा। हम लोगों ने शिवाजी और उनके उत्तराधिकारियों के बारे में अच्छी एक नॉलेज ले ली है। एग्जाम में इनसे बाहर तो प्रश्न बहुत मुश्किल है बनने वाले, क्योंकि एक तो ये फेवरेट टॉपिक नहीं है आयोग का, दूसरी चीज कि इनसे जब प्रश्न पूछे जाएंगे तो वो नॉर्मल प्रश्न पूछे जाएंगे। जितना मैंने बताया इससे ज्यादा आपको प्रश्न नहीं पूछे जाने वाले हैं। कुछ छोटी चीजें जैसे अष्टप्रधान की हम बात करते हैं कि अष्टप्रधान की जो व्याख्या मिलती है ना, ये शिवाजी ने की थी। शिवाजी ने अपने राज्य को चलाने के लिए 8 मंत्रियों की नियुक्ति की, जिन्हें अष्टप्रधान के नाम से जाना जाता है। और इन अष्टप्रधान में जो सबसे प्रमुख पद था, जिसे हम कहते हैं पेशवा, आप कहें ना तो इसे वजीर आप कह सकते हैं, पेशवा का पद रखा। और ये पेशवा की जो पावर थी वो सबसे अधिक हुआ करती थी, राजा के बाद सबसे अधिक पावर पेशवा के पास हुआ करती थी। बात समझ रहे? न्यायाधीश थे, सेना नायक हुआ करते थे, और आप कहें ना जिसे कहते हैं उसे क्या कहते हैं, रॉ एजेंट टाइप के जो लोग होते हैं, ठीक है, गुप्तचर हुआ करते थे, ब्राह्मण हुआ करते थे जो धार्मिक मामलों को देखते थे, न्यायाधीश हुआ करते थे। सारी चीजों की 8 मंत्रियों का इन्होंने एक समूह बनाया, जिससे आप एक प्रकार का मंत्रिमंडल आज के हिसाब से कह सकते हैं, और उन्हें अष्टप्रधान कहने लगे। और उनका जो सबसे प्रमुख पद था पेशवा, साहू जी के ही शासनकाल से पेशवाओं का पद जो था वो काफी भारी भरकम होने लगा, बड़े ही पावरफुल होने लगे। हालांकि कुछ दिन बाद साहू जी की मृत्यु के बाद पेशवा ही होने लगे, और जो राजा हुआ करते थे उनका गेम वहीं पे खत्म हो गया, उत्तराधिकारियों का काम यहीं से समाप्त हो जाता है, पेशवाओं की पावर बढ़ जाती है। पेशवा ही मराठा साम्राज्य के आप कहें तो संस्थापक के रूप, प्रतिपालक के रूप में जाने लगते हैं। इसके बाद छोटी सी चीज और आप समझिए कि जब तक राजा हुआ करते थे, जैसे शिवाजी हुए, संभाजी हुए, आप कहें तो राजा राम हुए, साहू जी हुए, जब तक ये लोग थे तब तक पेशवा इनके नीचे रहा करते थे। इसके बाद ये राजा समाप्त हो गए और सबसे पूरी पावर किसके पास चली गई? पेशवाओं के पास चली गई। आज हम लोगों ने मराठा साम्राज्य को पढ़ लिया है, शिवाजी के बारे में अच्छी खासी नॉलेज ले ली है, उनके उत्तराधिकारियों के बारे में पढ़ लिया है। अगले वीडियो में हम लोग साहू जी से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, और आंग्ल मराठा युद्ध तक, जब तक कि मराठा साम्राज्य पूरी तरह से विखंडित नहीं हो गया, अंग्रेजों में जब तक मिल नहीं गया, तब तक के इतिहास में जो घटनाएं हुई उनको हम लोग उस वीडियो में देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।